जमाना कितना भी बदल जाए, इतना भी नहीं कि बहू घर आए और सास गर्भवती दिख जाए। देखो मीरा, माँ का पूरा ख्याल रखना है, उनसे अब काम नहीं होता है। क्यों, क्या हो गया है? तुम्हारी माँ तो हट्टी कट्टी दिख रही है, पूरी शादी में घोड़ी की तरह नाची है, अब क्यों काम नहीं होता उनसे? वो माँ प्रेग्नेंट है ना, बच्चा होने वाला है। मैं कभी भी भाई बन जाऊंगा इस साल के अंत तक। क्या बोल रहे हो? वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। यार पहले क्यों नहीं बताया? कैसा मजाक है ये? झूठ बोल रहे हो ना? हाँ, झूठ बोल रहे हो ना? तभी ससुर की आवाज आती है। बहू, पानी गरम कर दे, तेरी सास को दवाई देनी है। समय पर दवाई ना दी तो परेशानी हो जाएगी। और हाँ, जरा काजू पीसकर दूध में मिलाकर ले आना। तेरी सास खुद से तो अपनी संभाल करेगी नहीं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये ससुर जी को क्या हो गया है? मैं क्या सोच कर आई थी? हाय रे, मैं तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी। अब ये रोना धोना बाद में करना, पहले गर्म पानी कर दो, माँ को दवाई देनी होगी। और हाँ, रात को माँ के पैरों में तेल लगा देना। बहू को गुस्सा आ जाता है, वो बड़बड़ करती किचन में जाती है जहाँ उसका ससुर खड़ा होता है। एक बड़ी जिम्मेदारी है हम सबके सर ऊपर। इस उम्र में माँ बनना खतरे से खाली नहीं होता। हाँ हाँ पता है, तो क्यों बन गई माँ? अरे खतरे से कम नहीं है तो क्या जरूरत थी लल्ला पैदा करने की? कैसी बात कर रही हो बहू? क्या तुम खुश नहीं कि घर में एक नया मेहमान आएगा, छोटे छोटे पैरों से पूरे घर में घूमेगा? पिताजी, ये हाथ जोड़े आपके, आप यहाँ से जाओ। ये शायरी बाद में बताना, अभी मैं पानी गरम करके थर्मस में दे देती हूँ। सारा दिन पिलाते रहो गरम पानी। और हाँ, ये बच्ची की बात बार बार मुझसे कोई नहीं करेगा। बहू का पारा अब चढ़ा ही रहता था। वो काम तो सारा करती, लेकिन किलस किलस कर। मीरा सारे काम से फुर्सत पाकर बैठी होती है कि माँ का फोन आ जाता है। बेटा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तेरे सर पर, अच्छे से निभाना। ससुराल में हर किसी को खुश रखना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन भगवान ही हिम्मत देता है बहू को हर कुछ सहकर सबको खुश रखने की। क्या बड़बड़ किए जा रही हो माँ? जानती भी हो कि यहाँ क्या चल रहा है? मेरी सास, अरे तेरी सास तो देवी है देवी। कितने खुश हो रहे थे सारे तेरी सूरत देख देख कर। पता नहीं जैसे बहू नहीं कोई मन मांगी मुराद मिल गई हो उन लोगों को। अरे बात तो पूरी सुनो। मन मांगी बुरा तो पूरी हुई है। अरे मेरी सास को बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट है वो। क्या बकवास कर रही है मीरा? ये बात किसी को कहना मत। मुझे तो बता दिया, लेकिन अब अपनी जबान सिल ले। कहाँ है तेरी सास? बात तो करा मेरी। पूछू जरा, पोता पोती खिलाने की उम्र में खुद का बच्चा खिलाने का शौक कहाँ से आ गया? और आया भी तो बताना तो चाहिए था। अब क्या नाक कटाने के लिए हम लोगों से रिश्ता जोड़ा है? रुक, तेरे पापा से बात करती हूँ। मीरा फोन रखकर लेट जाती है। वो एक सपना देखती है कि उसकी गोद में एक बच्चा खेल रहा है। भाभी की गोद में कितना खुश दिख रहा है ना, लग ही नहीं रहा कि भाभी है। मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, सोने की बालियाँ। तेरी शादी में तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ना। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, इसकी जिम्मेदारी तो तू ही लेगा। हम लोगों का तो कोई भरोसा नहीं, कब ऊपर वाला उठा ले। बहू को सास को देख देख कर गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है। अरे बहू, तुझसे तो पूछने से भी डर लगता है कि कब खुशखबरी सुना रही है। अब तो अपनी 1 महीने की ननद की ही जिम्मेदारी संभाल ले, बहुत है। अपने जेवर भी रख देना और पैसे भी जमा करना शुरू कर दे। वो बात आगे बढ़ाती उससे पहले ही बहू जोर से चिल्लाकर उठ जाती है। नहीं 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 नहीं, मैं अपने जेवर किसी को नहीं दूंगी। अरे कौन ले रहा है तुम्हारे जेवर? तुम औरतें भी ना सपने में भी जेवर ही संभालती रहती हो। मैंने जो सपना देखा है ना, सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। अच्छा, तुम अपना सपना बाद में बताना, पहले मेरा सुनो। कल मैंने इतना अच्छा सपना देखा कि अगर वो पूरा हो जाता है ना तो मैं तुम्हारे लिए रानी हार बनवा दूंगा। बहू अब सारे गम भूलकर पति का सपना सुनने में लग जाती है। अरे क्या सपना था, बताइए ना। बोलिए भी तो, क्या सपना है? मैं पूरा कर दूंगी अगर बात रानी हार की है तो। बोलिए बोलिए। मैंने रात को सपना देखा कि माँ को बेटी हुई है और मुझे बहन। सच्ची, इस घर में बेटी हो जाए तो मैं तो झूम ही उठूं। मीरा का मुंह बन जाता है। वो चुप हो जाती है और सपने की बात याद करती है कि बेटी हुई तो उसे ही अपने गहने उसे देने होंगे। फिर तो रानी हार की जरूरत पड़ेगी ही। भाई लड़की बड़ी होगी, उसकी शादी होगी तो जेवर तो चढ़ाने ही होंगे ना। कहाँ से आएंगे वो? कितनी समझदार हो तुम मीरा। मैंने भी यही सोचकर तुम्हारे लिए रानी हार लेने का सोचा था। अरे फूटी किस्मत मेरी, जो ऐसा परिवार मिला। मेरे पापा की तो मैं अभी क्लास लगाती हूँ, जो सब जानते हुए भी ऐसे परिवार में मेरी शादी कर दी। बहू पिता को फोन लगाने ही वाली होती है कि ससुर की फिर से आवाज आती है। बहू, गरम पानी ले आ जल्दी,
थर्मस में खत्म हो गया है। बाद में खबर लेती हूँ मैं पापा की, पहले सास को गर्म पानी दिया हूँ। बहू अभी किचन में काम कर ही रही थी कि मीरा के मम्मी पापा आ जाते हैं। वो हाथ में ढेर सारे फल लेकर आते हैं। मीरा के पिता मीरा के ससुर से कहते हैं, लीजिए भाई साहब, ये फल रखिए, बहन जी को खिला दीजिएगा। वैसे कैसी है उनकी तबीयत? बस पता तो है आपको, ऐसे वक्त में जो होता है बस वही सब। मुझे तो सुनकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन चलिए, भाग्य में जो है लिखा उसे कौन टाल सकता है। डॉक्टर को दिखाए? हाँ, बस डॉक्टर आने ही वाला है। अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। उतने में एक सुंदर सी लेडी डॉक्टर आती है। पेशेंट कौन है आप? अरे नहीं जी, मैं तो बहू हूँ इस घर की। मैं तो अभी सोच भी नहीं सकती पोता या पोती के बारे में। अभी तो मेरी सास ही। अरे चुप हो जाना, देख तो ले, डॉक्टर है ये, किसी के भी सामने गुस्सा फोड़ देती है। डॉक्टर कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती है। पीछे से सास भी निकल आती है। हे भगवान, इतना दुख तो किसी को भी ना दे जितना मुझे दिया है। देखिए बहन जी, आप लोगों को तो ये सोचना भी नहीं चाहिए था। वही तो मैं भी कह रही थी कि आप लोगों के लिए तो सोचना भी गुनाह है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। मैं माँ नहीं बन सकती, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। ये कैसे? तुम तो बोल रही थी कि अरे वो गैस का दर्द था और पेट भी गैस से फूल रहा था। डॉक्टर ने चूर्ण दे दिया है, गर्म पानी से फाँकना है। मैं अभी लाती हूँ गर्म पानी। अरे मैं तो गीजर ही लगा देती हूँ। हाय रे, खुशी के मारे पागल ना हो जाओ। बंजारन बहू। कमला एक बहुत स्वार्थी महिला है। उसने पैसों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी की जो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी था। कमला के पति को मरे हुए एक अरसा बीत गया है। अब वो अपने सौतेले बेटे वैभव के साथ रहती है। वैभव के दिल में अपनी माँ को लेकर इतना डर है कि वो अपनी माँ के सामने एक शब्द नहीं बोल पाता। उसकी माँ जो कहती है उसको सर झुकाकर वही मानना पड़ता है। वैभव, तुमने अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया? तुमसे कितनी बार कहा है कि सूरज निकलने से पहले तुम घर की साफ सफाई पूरी कर दिया करो। वैभव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ की बात सुनता रहता है। तभी पास में खड़ा नौकर सुखराम कहता है, मालकिन, वैभव बाबा को रात से तेज बुखार है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। उनके बदले मैं घर की साफ सफाई कर देता हूँ। इसे कोई बुखार नहीं है, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब काम न करने के बहाने हैं। सुखराम काका, बोल दो इसे, सारे घर का काम यही करेगा, और इससे समय पर अपना काम पूरा नहीं किया तो इससे आज का खाना भी नहीं मिलेगा। मगर मालकिन, वैभव बाबा की सच में ही तबीयत खराब है, आप एक बार देख तो लीजिए। कमला बिना कुछ बोले वहां से चली गई और बेचारा वैभव तेज बुखार में भी काम करता रहा। कमला वैभव की शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहती थी जो अनपढ़ हो, और कमला से इसी तरह डरे जिस तरह वैभव डरता है, ताकि वैभव की सारी जायदाद और धन दौलत उसकी मुट्ठी में रहे। लेकिन आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। कमला कार में यही सब कुछ सोचती जा रही थी कि तभी रास्ते में, अरे ड्राइवर, तुमने कार क्यों रोक दी? और ये इतना शोर कैसा? मैडम, आगे कुछ बंजारों का खेल चल रहा है, इसलिए भीड़ लगी है। मैं अभी भीड़ को साइड में करवाकर कार निकालता हूँ। ड्राइवर भीड़ को साइड करके कार निकालने की कोशिश करने लगा कि तभी कमला की नजर रस्सी पर चल रही एक फुलवा नाम की बंजारन पर पड़ी। क्यों ना मैं इस बंजारन की शादी वैभव से करा दूं? ये तो अनपढ़ लग रही है, मेरे पैरों तले दबकर भी रहेगी। मुझे अभी इसके माँ बाप से बात करनी होगी। ये सोचकर कमला ने उन बंजारों से बात की और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फुलवा के माता पिता वहां उसे लेकर आ गए। उन्होंने इतना आलीशान घर पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी फुलवा से कराना चाहती हूँ। इसके बदले में आप जो चाहो वो ले सकती है। तभी फुलवा की माँ कहती है, ये क्या कह रही है मैम साहब? कहीं आप हमारी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रही ना? आप मेरे बेटे से मिल लो,
अगर आपको मेरा बेटा पसंद आता है तो मैं कल से ही शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। सुखराम, सुखराम, वैभव को लेकर आओ। फुलवा अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है। माँ, कहीं इस मेम साहब का छोरा पागल तो ना है? फुलवा अपनी माँ से बात कर रही होती है कि वैभव वहां आता है। फुलवा उसे देखती ही रह जाती है और उसके माता पिता उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी वाले दिन किसी को फुलवा और वैभव की बेमेल विवाह की बात समझ में नहीं आती। फिर भी एक औरत कमला से पूछ ही लेती है, कमला जी, आपने अपने इकलौते बेटे की शादी देहाती गवार से क्यों करा दी? ये बंजारन आपके घर की बहू बनने लायक तो नहीं है। कम से कम अपने स्टेटस का ही ख्याल कर लिया होता। बहू तो अपने टक्कर की लाती, आपने तो बंजारन को ही बहू बना लिया। अब कमला को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे। वो कुछ देर चुप रही और सोच समझ कर कहती है, बहन जी, आपको तो पता है आजकल के बच्चे किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैं तो अपनी बहू एक पढ़ी लिखी और अपनी सोसाइटी की ही ढूंढ रही थी। लेकिन मेरे बेटे ने मेरे सामने इस बंजारन को लाकर खड़ा कर दिया। बोला कि मैं शादी करूंगा तो इसी से। अब भला मैं क्या करती, मुझे अपने बेटे के सामने झुकना ही पड़ा। कमला की ये बातें सुखराम भी सुन रहा था। उसने ये सारी बातें वैभव को जाकर बता दी। काका, मैं तो फुलवा को जानता भी नहीं, फिर माँ मेरे बारे में झूठ क्यों कह रही है? अरे बेटा, तुम कितने भोले हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे पिता अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करके गए हैं। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि ये संपत्ति तुम्हें मिले, इसलिए उन्होंने तुम्हारी अनपढ़ लड़की से शादी करवाई ताकि तुम्हारी तरह वो भी अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। सुखराम काका, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। माँ के सामने आते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं माँ को कुछ भी नहीं कह पाता। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कमला वहां गई। कमला को देखकर दोनों घबरा गए। तुम दोनों फिर कभी बातें कर लेना, अभी फेरों का समय हो गया है, चलो जल्दी आओ। इस तरह फुलवा और वैभव की शादी हो गई। अगले दिन कमला ने फुलवा को बुलाया और उसे नसीहत देने लगी। देख बंजारन, तुझे मैंने अपनी बहू बना तो लिया है, लेकिन तुझे इस घर में आंख कान मुंह बंद करके रहना होगा। घर का काम कर और अपने पति से मतलब रख, समझी? कमला का ऐसा रवैया फुलवा को बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने वैभव से इस बारे में बात की। सुनिए ना, माँ जी ने जिस तरह मुझसे बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। शादी से पहले तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें क्या हो गया? तुम ज्यादा मत सोचो, जैसा माँ कहती है वैसा ही करो। ये कहकर वैभव वहां से चला गया। अगले दिन वैभव को घर के नौकरों की तरह काम करता देख फुलवा को बहुत हैरानी हुई। फुलवा ने इस बारे में सुखराम काका से बात की तो सुखराम काका ने फुलवा को सारी बात बता दी। अब फुलवा को समझ में आ गया कि उसकी सास ने एक बंजारन को बहू क्यों बनाया। एक दिन वैभव घर का काम कर रहा था, तभी उससे कांच की प्लेट टूट गई। किसने गिराई ये कांच की प्लेट? वैभव को वहां खड़ा देख कमला ने छड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया। उसके पैर में कांच चुभ गया और खून बहने लगा, लेकिन फिर भी कमला उसे मारे जा रही थी। ये देखकर फुलवा ने कमला के हाथ से छड़ी छीन ली और तोड़कर फेंक दी। बंजारन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हाथ से छड़ी छीनी? कमला फुलवा को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि फुलवा उसका हाथ पकड़ लेती है। ओ सस माँ, मैंने मॉम की गुड़िया ना समझ लियो। बंजारन हो बंजारन, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। आज के बाद मेरे या वैभव जी के ऊपर हाथ उठाने की सोचियो भी ना, समझी ससु माँ? ये कहकर फुलवा वैभव को लेकर वहां से चली गई। उसने वैभव के पैर पर पट्टी बांधी, उसके आंसू पोंछे। वैभव ने पहली बार किसी के दिल में अपने लिए इतना प्यार महसूस किया। अब फुलवा वैभव का हर काम में हाथ बटाती, उसका बहुत ख्याल रखती। इस तरह दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। वहीं दूसरी ओर कमला सारी जायदाद अपने नाम करने की साजिश करने लगी। और एक दिन, वैभव, वैभव, जल्दी बाहर आओ। कमला की आवाज सुनकर वैभव और फुलवा अपने कमरे से बाहर आ गए। जी माँ, आपने बुलाया?
ये ले, इन कागजों पर साइन कर दे। वैभव कागजों पर साइन करने ही वाला था कि फुलवा वैभव के हाथ से पेन छीनकर कहती है, ना वैभव जी, आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आओ बंजारन, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। ये बात मेरे और मेरे बेटे के बीच की है। चुपचाप पेन दे दे, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। सासू माँ, बंजारन की खाल इतनी भी ढीली ना होवे कि कोई भी उधेड़ लेवे। जो यकीन ना आता हो तो देख ले उतार के। और हाँ, बंजारन जरूर हूँ पर अनपढ़ ना हूँ। मन ने भी पता है कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लेवे हैं। पेन देती है या नहीं? ये कहकर कमला फुलवा को मारने आई तो फुलवा ने कमला को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। कमला डरकर वहां से भाग गई। अब फुलवा ने वो कागज उठाए और वैभव के साथ सीधा वकील के पास चली गई। वकील ने वो कागज देखी और फुलवा को बताया, वैभव के पिता की सारी जायदाद और संपत्ति वैभव के नाम है, लेकिन वैभव की सौतेली माँ इस संपत्ति को अपने नाम कराना चाहती है, इसलिए इन कागजों पर वो साइन करा रही थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए वकील साहब? वकील ने फुलवा और वैभव को सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया। अब दोनों घर पर पुलिस को लेकर पहुंचे। कमला पुलिस को देखकर घबरा गई। पुलिस ने कहा, आपके नाम की कंप्लेंट हुई है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। कंप्लेंट? कैसे कंप्लेंट? आप अपने सौतेले बेटे पर बहुत अत्याचार करती हो, धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा रही थी। अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर ये मेरी बहू की कोई साजिश है, इसने गलत कंप्लेंट की है। मैडम, शिकायत आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपके बेटे वैभव ने की है। कमला वैभव का नाम सुनकर दंग रह गई। जिस बेटे ने कभी उसके सामने सर नहीं उठाया था, आज वही बेटा उसके सामने पुलिस को लिए आया है। वैभव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस को ले आए? हाँ माँ, मैं लाया हूँ पुलिस को, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी ना आती अगर फुलवा मेरा साथ ना देती। आपने बंजारन बहू को लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है माँ। मैडम, अब की बात खत्म हो गई हो तो चलो हमारे साथ। वैभव, मुझे माफ कर दो, मुझे थाने मत भेजो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। वैभव अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है और पुलिस वहां से चली जाती है। वैभव अपनी सौतेली माँ से कहता है, मैंने पुलिस को वापस तो भेज दिया है, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपने बचपन से आज तक कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, हमेशा मुझे मारती रही, नौकरों की तरह बर्ताव करती रही। आप इस घर में नहीं रह सकती, चली जाइए यहाँ से। कमला घर छोड़कर चली गई और सड़क किनारे खड़ी होकर सोचने लगी, काश मैंने वैभव को माँ की तरह प्यार किया होता तो आज मैं इस तरह से बेसहारा ना हो जाती। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।